नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात कर लेते हैं जैनसोल इंजीनियरिंग की। जैनसोल इंजीनियरिंग जिसमें जो भी फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं कोई नहीं फंसा, ना FII फंसे और ना ही DII फंसे हैं तो केवल रिटेलर मतलब ऐसा क्यों, थोड़ा सा उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं जैनसोल इंजीनियरिंग। जैनसोल इंजीनियरिंग कंपनी काम क्या करती है, किस तरह से इस कंपनी में फ्रॉड बाहर आया, और फ्रॉड है तो कितने करोड़ का है और क्या है, समझ लेते हैं। देखो साथियों, जैनसोल इंजीनियरिंग जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जो तुम्हारा पुनीत जग्गी और तुम्हारा एक है अनमोल जग्गी, जो इनके प्रमोटर हैं और MD हैं। कंपनी का जो मेजर काम है वो सोलर पैनलों में बनाना, उनको मैन्युफैक्चरिंग करना और उनमें EPC सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये कंपनी का काम है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम है। एक कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है ब्लू स्टार। थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में समझते हैं। 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। 2008 में शुरुआत होकर उस समय पे सोलर को लेकर इतना ज़्यादा कोई एक्टिविटी थी नहीं, तो इसीलिए इसने इसको मौका तलाशा और मौके में चौका मारा। शुरुआत हुई, कंपनी की लिस्टिंग होती है 2019 में। SME सेक्टर में कंपनी लिस्ट होती है अक्टूबर 2019 में। 10 अक्टूबर 2019 से इस कंपनी का IPO खुलता है और IPO का जो प्राइस बैंड रखा जाता है वो रखा जाता है 83 रुपये। मैं कंपनी को आज पूरा एक्सप्लोज करने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। कंपनी की शुरुआत होती है 2008 में। कंपनी की बहुत लंबे मोटे दावे थे, उन दावे को लेकर के इस कंपनी को 2019 में लिस्ट कर दिया जाता 83 रुपये पे, और कंपनी ने वहाँ से अच्छा रनअप दिया। कंपनी 2400-2500 तक गई, मतलब 30 गुना हुआ। लोगों ने इसमें पैसा भी बनाया। अब एक शुरुआत इसकी आउटसाइड जाते हैं थोड़ा सा। इस कंपनी की एक प्रमोटर कंपनी ने एक पेरेंट कंपनी डालने का विचार आया। कंपनी का नाम रखा ब्लू स्टार। इस ब्लू स्टार में दीपिका पादुकोण का भी शेयर है और महेंद्र सिंह धोनी, बड़े बड़े स्टारों का भी शेयर है, और अश्लील ग्लोवर जो उनका भी हिस्सा। अब देखो बात समझो, जो कंपनियां पैसा लगाती हैं, बिजनेस लेती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो या तो फंड उठाती हैं और या फिर वो किसी से लोन लेती हैं। ऐसा ही इस कंपनी ने भी किया। इस कंपनी ने 977 करोड़ रुपए का लोन लिया IRDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, जो दूसरे को लोन प्रोवाइड करती है। ये NBFC कंपनी है, PSU सेक्टर की है, पब्लिक सेक्टर यूनिट की। एक है PSU जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उससे इन्होंने 977 करोड़ रुपए का लोन लिया। लोन किस लिए लिया, इनका क्या कहना था कि जो ब्लू स्टार कंपनी है, जो इनकी अलग एक यूनिट है, उसके लिए हमें 6400 कारें खरीदनी है। कितने करोड़ में, 830 करोड़ रुपए की कार खरीदनी थी, जिसमें से 166 करोड़ रुपए इनको लगाने थे और 564 करोड़ के आसपास उसे लगाने थे। मतलब 604 और 166 इन्हें खुद डालने थे। मतलब किसी भी कंपनी में 20% प्रमोटर को डालना होता है और 80% का लोन होता है, जैसा कि इन्होंने किया। 977 करोड़ रुपए का लोन लिया IRDA से और PFC से। उससे लेने के बाद इन्होंने ब्लू स्टार एक ऐसी कंपनी है जैसे ओला और उबर होता है ना, ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कैब का काम करती है। ऐसी ब्लू स्टार एक कंपनी है जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करती है, और वो केवल EV इलेक्ट्रिक है उसके पास में, है ना। जितनी भी गाड़ियां हैं ब्लू स्टार में EV इलेक्ट्रिक हैं। और जो मैं दीपिका पादुकोण और महेंद्र सिंह धोनी के निवेश की बात कर रहा हूँ ना, वो भी ब्लू स्टार में है, ना कि जैनसोल इंजीनियरिंग में। लेकिन दोनों के प्रमोटर एक ही है। अगर जैनसोल को नुकसान होगा तो तुम्हारा ब्लू स्टार को नुकसान होगा, ब्लू स्टार को नुकसान होगा मतलब जैनसोल को नुकसान होगा। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा अब विस्तार से, है ना। तो इन्होंने IRDA कंपनी से और PFC कंपनी से 977 करोड़ रुपया का लोन लिया। उस लोन में इनका कहना ऐसा था कि हम 6400 कारें खरीदेंगे EV, और उसमें 20% पैसा हम अपना डालेंगे। लेकिन होता कुछ अलग है। इनका टाई अप था कि हम 6400 कारें खरीदेंगे, लेकिन खरीदी गई मात्र कितनी, 4704 कारें खरीदी गई। मतलब कारें खरीदी गई 567 करोड़ की, जबकि उसमें जो उनकी जो डील थी, जिस कारण से इन्होंने लोन लिया था, उसमें लिखा था 830 करोड़ रुपए की कारें खरीदेंगे। खरीदी कितने की, 567 करोड़ की। बाकी का पैसा कहाँ गया, 262 करोड़ रुपए का कोई झोला झाला हो गया बीच में। सेबी के पास में जून 2024 में इस बात की एक शिकायत जाती है कि इन्होंने 262 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की है। मतलब हेरा फेरी वो वाली हेरा फेरी नहीं, मूवी वाली हेरा फेरी, मतलब उसका हिसाब ही नहीं है इनको मालूम। अब समझ लेते हैं। जो आज स्टॉक 95% टूट चुका है। जो स्टॉक की कीमत एक समय 2400 रुपये हुआ करती थी, आज वो 116 रुपये पे है, लोअर सर्किट पे है। और फंसे हुए पूरे रिटेल भाई हैं। कोई भी
एफआईआई या डीआईआई नहीं फंसा। क्यों नहीं फंसा? क्योंकि वो कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, बिजनेस मॉडल समझते हैं, उसके साथ साथ में कुछ ऐसे रेड फ्लैग होते हैं जो आदमी समझ, अगर समय रहते समझ जाए ना, तो वो इन सब चीज़ों से नहीं गुजरे। मैं आगे चर्चा करूँगा कि कौन से कंपनी के अंदर रेड फ्लैग होते हैं जिन आदमियों को देख लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये कंपनी मैं 262 करोड़ रुपए का जो झाला हुआ सेबी को जो अभी जांच में पाया, ऐसा क्या पाया? इन्होंने ऐसा समझ में आ रहा है कि एक कैब की कंपनी थी। अभी की स्थिति में अगर देखा जाए साथियों, तुम्हारा एनएससी, आरबीआई, ईडी और तुम्हारा सेबी सब बिल्कुल अलर्ट मोड में है, लेकिन फंसा कौन? जिसका पैसा फंस गया है, रिटेल निवेशक का, उसको देखने वाला कौन है? मैं क्यों बोलता हूँ अपनी हर वीडियो में कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन ले वो बहुत सोच समझ कर लें, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लें, क्योंकि इस चीज़ों में आपको मालूम नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे मैं किसी भी कंपनी को बोलता हूँ कि आप रिकमेंडेशन नहीं करता, हालांकि मैं यूट्यूब पर अगर मैं किसी को बोलता हूँ तो उसके पीछे का फैक्ट होता है। मैंने किसी से बोला कि सोम डिस्टिलरी खरीदनी है, तो भाई सोम डिस्टिलरी के पीछे के उसकी ग्राउंड पे क्या है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी यूनिट है नहीं है। अभी जैसा सेबी ने जो इनके जहाँ मैन्युफैक्चरिंग बता रहे थे कि वहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ कहीं कुछ नहीं, सब नील बटे सन्नाटा था। अब अनमोल जग्गी और जो पुनीत जग्गी हैं, इन्होंने उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे किया? तो इनके 2-3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल मैच खा गए। इन्होंने 92 करोड़ रुपया एक कंपनी को दिया क्या कार के लिए, और वो सेम उसी दिन की डेट में 50 करोड़ रुपए इनके घरवाली के अकाउंट में आ गया। पहली हेरा फेरी। दूसरा, अगर आप नॉर्थ इंडिया से आप जानते होंगे कि डीएलएफ के कैमल्स करके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि गुड़गांव में है, कई 100 करोड़ रुपए के उनके फ्लैट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 43 करोड़ रुपये, मतलब 50 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने डीएलएफ को दे दिया डाउन पेमेंट के तौर पे कि आप ये पैसा रखो और ये हमें देना। और वो जिस फर्म के द्वारा, मतलब एक एलएलपी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि मैंने बना रखी है इससे मुझे मालूम है, तो इन्होंने उस फर्म के माध्यम से 50 करोड़ रुपया दिया कि एक फ्लैट हमारा हो गया, आप टोकन मनी मान लो या कुछ भी। तो वो पैसा जिस फर्म से गया, उस फर्म के भी जो ओनर थे ना, वो जगदीश, तुम्हारा अनमोल जग्गी और तुम्हारा पुनीत जग्गी थे। ठीक है, पहली मिस्टेक हो गई। दूसरी मिस्टेक, इन्होंने 11 करोड़ रुपए के आसपास प्रमोटरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे ठीक है, बहुत कर्जा आ गया, अपन ने रखो। 3 करोड़ रुपया अपनी पत्नी को दे दिया। फर्म का पैसा है जो कि लोन लेके आया हुआ पैसा है, उस पैसे को आप ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसा है वो पैन कार्ड पे चढ़ता है तो हाल ही उसकी एंट्री हो जाती है। 3 करोड़ रुपया उन्होंने अपनी घरवाली को दे दिया। 6 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी मम्मी को दे दिया, मतलब वो 2 करोड़ कुछ लाख की इन्होंने दिरहम खरीद ली, जो कि दुबई की करेंसी है। और लगभग 1.5 लाख रुपए जैसे एक बिटेक्स कंपनी है, उस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। और 50 लाख के आसपास आपने एक थिंक टैंक्स आता है, उसमें अश्लील ग्रोवर है, उनका एक अपना स्टार्टअप है। उस स्टार्टअप में जैसे भारत पे या फ़ोन पे इस टाइप की जो कुछ थर्ड यूनिकॉर्न टाइप से बनाते हैं, उसमें इन्होंने 50 लाख रुपए निवेश कर दिए। तो अब बात समझ में आती है कि वो मालिक है, कर दिए तो उसमें पूछने वाला कौन है? आपको इन चीज़ों का जानकारी शायद हो सकता है मेरे से ज़्यादा हो, पर एक चीज़ होती है कि जो पैसा जिसके लिए यूज किया जाता है या लिया जाता है लोन के रूप में, उसी ही की रूप में उसको यूज भी किया जाना चाहिए। जैसा कि टाइप था कि 830 करोड़ रुपए की ब्लू स्टार को कार खरीद के हम लीज पे देंगे, ठीक है, वो हुआ नहीं। उसमें खरीदी कितनी? 567 करोड़ की, बाकी की 263 करोड़ कहाँ गए पता नहीं, कहाँ गए? यहाँ गए, जो कि गलत है। अब इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा किस पे? इरडा पे और पीएफसी पे। क्यों देखने के लिए मिलेगा? जबकि मामला तो तुम्हारा जनसोल इंजीनियरिंग का है, तो जनसोल इंजीनियरिंग का मामला है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका देखने के लिए इफेक्ट इस पे मिलेगा। देखो साथियों, ये जो इन्होंने जितने करोड़ रुपए का लोन दिया है ना, ये करोड़ रुपए का लोन हो गया डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये अब जग्गी, जो पुनीत जग्गी है, तुम्हारा अनमोल जग्गी, इन दोनों पर सेबी ने लगा दी है रोक। ना तो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, ना ही आप अपने शेयर यूटिलाइज कर सकते हो, ना ही आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब इन पर लग गई एक तरह से रोक। अब ये जो पैसा फंसा है, कंपनी भी अब जो उनका ऑपरेशन था वो भी बंद कर दिया, तो ये जो इनका पैसा फंसा है इरडा का और पीएफसी का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, इस पैसे को एनपीए घोषित करना पड़ेगा, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। और जैसे ही कंपनी के एनपीए बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी ये जो कंपनियां है ना, मैं किसी भी कंपनी को बोलता हूँ कि हर कंपनी का पढ़ने का पैरामीटर अलग होता है। भाई फार्मास्यूटिकल को एक अलग डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, एफएमसीजी को अलग क्राइटेरिया से पढ़ा जाता है, और ऐसे ही भी जो एनबीएफसी होती है, बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियाँ होती हैं, उनको पढ़ने का पैरामीटर अलग होता है। तो इसी तरह से इन कंपनियों के लोन को एनपीए करना पड़ेगा। एनपीए करने
करने से कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो महंगा होगा। सबसे पहली बात, प्राइस टू बुक वैल्यू महंगा होगा मतलब कंपनी में फॉल देखने के लिए मिलेगा। मिले नहीं मिले वो अलग बात है, हो सकता है सेबी इस पर कोई कार्रवाई कर दे। कुछ साथियों एक रेड फ्लैग होते हैं, जिस रेड फ्लैग को आप देख के समझ सकते हो कि इस कंपनी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पहला जो मतलब आप देख सकते हो नॉर्मली मोटा मोटी किसी भी प्रमोटर की लगातार होल्डिंग घटाना पहला रेड फ्लैग होता है। अगर कोई प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग घटा रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ तो लॉजिक है। देखो साथियों, अगर किसी भी कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा किसी को पता है ना तो उस कंपनी के प्रमोटर को पता है। प्रमोटर उस पैसे को कहाँ यूज कर रहा है, गोल्फ खेल रहा है या जैसे इन्होंने किया बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीद लिए, गोल्फ खेलो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दुबई घूमो इधर घूमो, तो वो पैसा जो शेयर होल्डर का पैसा है, जो जिसकी खून पसीने की कमाई है, उस पैसे का प्रमोटर क्या कर रहा है ये देखना होता है। ठीक है, उसके लिए आपको कंपनी की कौन कॉल सुननी पड़ेगी। आप सोचो ना कि यार मतलब किसी ने टिप दी, पान ठेले पे खड़ा था ना, बोला राव ये फलाना शेयर खरीद ले, मैंने खरीद लिया, अब वो 10 रुपये ऊपर चला गया, मैंने बेच दिया। ये तुक्के होते हैं। कंपनी पढ़ने के लिए उस कंपनी की 3 वर्षों की लगातार कॉन कॉल सुननी होती है कि कंपनी ने जो बोला था उसके ऊपर सटीक सही उतरी है कि नहीं, जो कंपनी बोल रही थी वो सही है कि नहीं कंपनी। और एक दूसरी बात आगे चलूँगा मैं थोड़ा, प्रमोटर की लगातार होल्डिंग घटाना पहला रेड फ्लैग होता है। दूसरा, कंपनी का जो प्रमोटर है उसको जो प्लेज रख रहा है वो सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है। अगर प्रमोटर हमेशा ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर प्रमोटर के पास में 50% की होल्डिंग है, उसमें से उसने 50 की 50 प्लेज कर रखी है, मतलब वो भी एक रेड फ्लैग है। जर्नली ज़्यादातर नहीं होता ऐसा। एक ज़रूरत से ज़्यादा बोलना मतलब चीर देंगे, फाड़ देंगे, उधेड़ देंगे, कर देंगे, नहीं। बिजनेस चलता है कंसल्टेंसी से। कंसल्टेंसी मतलब कि वो बोले कि हमने पिछले साल 10% की ग्रोथ से अपने बिजनेस को किया है, हम आगे 1-2 स्टार्टअप और डालेंगे, अगर कहीं में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसका जब ऑपरेशन चालू होगा तो हमारी कंपनी में 10 से 15% की ग्रोथ CAGR देखने के लिए मिलेगा। मतलब प्रमोटर ऑनेस्ट है। अगर प्रमोटर बोल रहा है फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, इस बार 50 करोड़ का प्रॉफिट किया, इस बार 5000 करोड़ का किया, नहीं। कोई भी मैं किसी भी स्टॉक को बोलता हूँ, अगर वो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है ना, ये ध्यान रखना, मैं लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ, अगर वो स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आएगा। कोई भी स्टॉक अगर वो धीरे 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 इस गति से चल रहा है तो ही वो कंपनी सस्टेनेबल रहती है। प्रमोटर का ज़रूरत से ज़्यादा उधार लेना। अगर किसी भी कंपनी का डेट कवरेज रेशो आप देख लेना, उसको DFC देख लेना, तो अगर कंपनी का डेट कवरेज रेशो, उधार का रेशो 0.5 के ऊपर है तो वो एक रेड फ्लैग होता है। क्योंकि भाई प्रमोटर पैसे को उठाता जा रहा है जबकि उसे रिड्यूस नहीं कर रहा। मैं जब भी अपने जो मेरे से जिन जानकार व्यक्ति हैं जिनको मैं मिलता हूँ, कभी भी मैं जिस पे ज़्यादा उधार हो, ज़्यादा कर्ज से दबी हुई कंपनी हो, उस कंपनी को खरीदने की कभी रिकमेंडेशन नहीं करता। पर्सनली भी जो यूट्यूब चैनल पर तो मैं किसी के नहीं करता, लेकिन मैं पर्सनली भी ऐसी कंपनी को रेफ़र नहीं करता जिस कंपनी में कर्जा हो। क्यों? क्योंकि अगर उस ज़रा सा उस कंपनी का रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ा तो उस कंपनी के सीधे से फ़र्क पड़ जाएगा उसको बॉटम लाइन पर। बॉटम लाइन कहा जाता है नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट घटेगा तो उसका जो कर्ज है ना, उस कर्ज का जो दिए जाने वाला इंटरेस्ट है वो नहीं घटेगा, ध्यान रखना। और वो सीधी सीधी उसका इफेक्ट मार जाएगा EPS पे, अर्निंग प्रति शेयर घट जाएगा, मतलब कंपनी का स्लैब नीचे आ जाएगा। किसी भी कंपनी में जिस पर ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज है, डेट कवरेज रेशो 1.5 होना चाहिए। मतलब 0.5 नहीं समझ पा रहे तो ऐसा समझ लो, अगर उस कंपनी के पास में रिजर्व है 100 रुपये तो उसके पास में जो कर्जा है ना वो 50 रुपये होना चाहिए। डेट कवरेज रेशो इसे बोलते हैं, है ना। ये अगर अंडर कंट्रोल है ना तो ठीक है। जितनी भी कंपनियां हैं ना, मैं उन कंपनियों को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा खरीदने की। मैं अपनी जो मेरी कंपनियां हैं, मैं आपको किसी कंपनी में देख लो, किसी भी कंपनी में ऐसा कर्जा नहीं मिलेगा कि बस वो कोई PFC कंपनी ना हो या वो NBFC कंपनी है, नो बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज ना हो, क्योंकि उसका तो काम ही है दूसरे को लोन देना। तो जाहिर सी बात है कि उसके पास में तो बोरोइंग रहेगी, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल है पैसा। किसी कंपनी का प्रमोटर की होल्डिंग लगातार घटानी, अगर वो लगातार घटा रहा है दूर हो जाओ, दूर से राम राम कर लो। कंपनी का प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग प्लेज कर रखी है, गिरवी रख रखी है, दूर हो जाओ भैया, राम राम, बाबूजी आप चौधरी साहब हो, हम दूर ही रहेंगे। अगर वो कंपनी का जो लोन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, दूर हो जाओ, नहीं करना। रिटेल तुम्हारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मतलब उस
कंपनी का जो ट्रांजेक्शन है ज़्यादातर अपनी प्रमोटर कंपनी या अपनी पेरेंट कंपनी या अपने किसी इनडायरेक्ट, हम जैसे बोलते हैं उसे अगर हमारी भाषा में बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उस कंपनी का ज़्यादा हो रहा है तो दूर हो जाओ, राम राम कर लो। नहीं, क्योंकि साथी ये सब रेड फ्लैग होते। अगर कोई DII लगातार अपनी होल्डिंग घटा रहा है, DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, दूर हो जाओ, राम राम कर लो। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर वो लगातार अपनी होल्डिंग घटा रहा है, दूर हो जाओ, राम राम कर लो। ये तो मैं आपको एक मोटे मोटे ऐसे कॉलम बता रहा हूँ जिन्हें आप रेड फ्लैग के रूप में देख सकते हैं। होते तो बहुत भी है, इसके अंदर भी होते हैं, मतलब इसके अंदर अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने पर जाओगे तो इतने अंदर होता है कि आप खुद बोलोगे कि यार ये क्या है। क्योंकि कोई भी आदमी बोलता है शेयर मार्केट में पैसा, शेयर मार्केट में पैसा, नहीं भाई, पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े आप कुछ भी उठा लोगे तो ऐसे जेंसोल के जैसे निकलने का मौका नहीं मिलेगा। आज जेंसोल की स्थिति ये है, जेंसोल इंजीनियरिंग की, कि लोग बाग जो फंस गए ना वो निकल नहीं पा रहे। लोअर सर्किट 5% का लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट का मतलब ये होता है जब 100% बेचने वाले हों, कोई खरीदने वाला ना हो, तो समझ लो लोअर सर्किट है, कोई निकाल ही नहीं पा रहा उसमें। और इसको देखो कोई समझना नहीं चाहता। एक्चुअल में क्या ना कि फाइनेंस को लेके हर आदमी अपने आप को ज्ञानी मानता है, मतलब वो समझता है कि इस दुनिया के अंदर 1.5 अकल है। 1.5 मतलब 1 + आधी, और आधी में तो पूरी दुनिया है और 1 उस अकेले में है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का मानना रहता है। अगर वो तुक्के से या 150-10 हज़ार रुपये कमा लेता है शेयर मार्केट में तो उसे लगता है कि आई एम सुपरमैन और इस दुनिया में 1.5 अकल है, 1 मेरे में अकेले में, आधी में पूरी दुनिया है। पर साथियों ऐसा नहीं होता। कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, कंपनी का जो कॉन कॉल होती है वो सुननी पड़ती है, जो जीरो ग्राउंड पे जहाँ उनके ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ देखना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि कागजों में कुछ हो रहा है, कंपनी के यूनिट में कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें देखनी होंगी। आज जेंसोल इंजीनियरिंग में जो फंसे हैं उनके साथ में मेरी सद्भावना है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। और बाकी जो है पिछले, अगर जून की बात करें, पिछले वर्ष जून में जब सेबी के पास में शिकायत गई थी उस समय पे से शेयर में गिरावट देखने के लिए मिली। एक समय पे ये शेयर लगभग 2400 रुपये के आसपास हुआ करता था, फिर स्प्लिट हो गया 1400-1300 आ गया। फिर अभी कंपनी इसके बाद भी इसे स्प्लिट करना चाह रही थी, मतलब 1:10 के बोनस के स्प्लिट लाना चाह रही थी। तो अभी कंपनी ने उस पर भी रोक लगा दिया। सेबी, इरडा, तुम्हारा EB सब अलर्ट मोड पे है। 262 करोड़ का मामला है। अब 262 करोड़ रुपए कौन देगा भाई? जिन लोगों का पैसा लगा है, सपोज करो तुमने 1000 रुपये का शेयर था, तुमने 1000 शेयर इसके खरीद लिए, तो अब आज की डेट में तुम्हारे 1 लाख की वैल्यू कितनी रहेगी? मात्र 116 रुपये का है, 116 × 1000, 1 लाख रहेगा। 92% जो वैल्यू थी ना वो खत्म हो गई। तो किसी भी कंपनी को पढ़ने से पहले या स्टॉक खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो, पढ़ो, और अपने फाइनेंशियली जो भी वित्तीय सलाहकार है तुम्हारा उससे पूछ के ही निवेश करो। क्योंकि जो बोलते हैं ना कि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया सोच समझ के ही निवेश करें, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं बोलते। मैं क्यों बोलता हूँ कि तुम्हारा आज तय करेगा कि तुम कल कहाँ रहोगे। भाई आज अगर तुम पढ़ोगे, पढ़ के अच्छी कोई कंपनी, अच्छे बिजनेस मॉडल को उठाओगे और छोड़ दोगे तो तुम 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना पैसा बना लोगे। लेकिन आज पढ़ा नहीं, किसी पान के ठेले पे खड़े थे, उनने बोले फलाना शेयर खरीद लो, तुमने खरीद लिया, जेंसोल जैसा निकल गया, क्या करोगे भाई? ऐसा नहीं है कि ये जेंसोल ही, अभी इस बाजार के अंदर ऐसे जेंसोल के जैसे पता नहीं हजारों दबे पड़े हैं। अब वो कब कैसे बाहर आएंगे। जो पढ़ता है वो समय में रहते निकल जाता। अच्छी कंपनी भी 40% करेक्ट होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तुम सोचोगे यार वो 40% करेक्ट हो गए, कुछ को मोनिपुलेशन किया जाता है। जैसे सेबी ने इस आरोप लगाया कि भाई आप अपने शेयर को मोनिपुलेट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे कि भाई अगर थर्ड पार्टी को ऐसा समझो मोनिपुलेशन का कि मैं कंपनी का प्रमोटर हूँ, मैं ऐसा केवल बता रहा हूँ, मैं किसी को ऐसा करने की सलाह नहीं दे रहा, ध्यान रखना, मैं ये केवल बता रहा हूँ, मैं प्रमोटर हूँ, मेरे को अपनी कंपनी का शेयर ऊपर ले जाना है, ठीक है। मैंने 50 करोड़ रुपया किसी LLP फर्म को दिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। वो फर्म जर्नली प्राइवेट लिमिटेड से थोड़ा सा आउटसाइड होती है, उनका काम होता है फाइनेंस रिलेटेड। उनने मेरी कंपनी में ही, क्योंकि पैसा मेरा ही है, उसके तो माध्यम से आ रहा है, उनने शेयर उठा लिए, और जैसे ही शेयर उठाए उसने 5 करोड़ के, और चूँकि शेयर SME सेक्टर की आई थी ये कंपनी, तो है ना, और 5 करोड़ के 1 करोड़ के उठाते तत्काल शेयर में अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट लग गया तो पहली फुर्सत में इसमें हवा मचना चालू हुआ, अरे कैसा अपर सर्किट लगा, और ये कंपनी भविष्य की इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे नंबर 1 होने जा रही है, अब ये पूरी दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें बनेगी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पब्लिक की इसमें ऐड आने लगते हैं, मूव आने लगते हैं, मेरे किया 3 गुना, एक दिन में 5, तो भी ऐसे पब्लिक अट्रैक्टिव होती है तो तत्काल
अगले दिन भी अपर सर्किट, अगले दिन भी अपर सर्किट। अब जिसने सबसे पहले दिन खरीदा था, सपोज करो वो शेयर था 100 रुपये का, 5 दिन तक अपर सर्किट लग गया, मतलब उसका शेयर हो गया 150 रुपये का। 10% का अगर अपर सर्किट लगा तो उसे 50 मतलब 10 लाख की कीमत होगी उसकी 15 लाख। अब जब वो किससे बताएगा यार जैनसोल इंजीनियरिंग फलानी इतनी बेहतरीन कंपनी है यार, 15 दिन में मेरे 1.5 लाख मतलब 5 लाख रुपए बन गए। तो अब वो ऐसे पब्लिक अट्रैक्टिव होती है, ऐसे पंप एंड डंप किया जाता है। किसी भी स्टॉक को खरीदने से या बेचने से पहले अपने जो फाइनेंस से रिलेटेड जो समझते हैं, वित्तीय सलाहकार मतलब जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो शेयर मार्केट ना दोधारी तलवार है, एक तरफ आपको पैसा वाला बनाती है तो दूसरी तरफ आपके घर की कड़ी भी बिकवा देती है। पूरी की पूरी जो लॉजिक है ना, वो है पूरा पढ़ाई का। अलर्ट जो लोग पहले समझ गए होंगे, मान लो जैसे पढ़ रहे थे, मान लो कोई पढ़ने वाला है, फंडामेंटल पढ़ना है, उन्होंने देखा यार अगर कंपनी इतने अच्छे अच्छे तारीफों के पुल बांध रही है, उसके बाद भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग क्यों बेच रहा है? कंपनी के पास में FII DII की होल्डिंग क्यों नहीं है? बताओ। तो जो सबसे समझदार निवेशक होता है रिटेल मेरी नज़रों में वो समझदार है, क्योंकि वो उसको तुम कुछ बोलो ना, वो बोलता है मुझे मालूम है ये कहाँ जाएगी, तुम्हें नहीं मालूम, मुझे मालूम है। तो वो उसको मालूम है सब, तो इसलिए वो समझदार है। हमें मालूम नहीं है, हम तो जैसे डॉक्टर है, मैं कितना बीमार हूँ कितना सही हूँ डॉक्टर मुझे देख के नहीं बता सकता। वो पहले मेरा ब्लड लेगा, ब्लड की जांच कराएगा, मेरी ECG कराएगा, CT स्कैन कराएगा, तभी उसे देखेगा रिपोर्ट को, तब बताएगा कि मेरे शरीर में कहाँ फॉल्ट है। और जो ज़्यादा समझदार है वो मुझे पता है तुझे कहाँ दिक्कत है, तेरे फला फला दिक्कत हो रही है, तो वे समझदार है तो मैं तो उनकी कैटेगरी मान रहा हूँ। मैं किसी भी स्टॉक को आप बोल दो यार ये स्टॉक कैसा है, तो मैं बोला देख के बताऊँगा कहाँ इन्वेंट्री है, कहाँ उस कंपनी के पैसा जा रहा है, कहाँ उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस मार रहे हैं, क्या हो रहा है, उसमें दिक्कत क्या है एक्चुअल में, वो पता तब चलेगा जब मैं उसकी नब्ज़ देखूंगा। अब मैं देख के बता दूँगा बढ़िया। और जो ज़्यादा समझदार आदमी होता है, मेरे साथ में भी कुछ है ज़्यादा समझदार आदमी, वो केवल स्टॉक के मूवमेंट को पकड़ते हैं। अरे भाई साहब ये मुझे पता कहाँ जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, हाँ दादा हो जाएगा। नहीं करना, बहस नहीं करना उनसे, क्योंकि वो ज़्यादा उससे ज़्यादा जो समझदार है, जो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार होते हैं ना, उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं। उनसे बोल दिया कि ये सूरज नहीं है चाँद है, बोला अरे भाई साहब मेरी तो कई दिन से गलती हो रही थी, मैं खुद सोच रहा था, आपने आज मेरी तक्षु खोल दी है, ये चाँद ही है। तो ऐसे समझदारों से दूर रहें। करना क्या है, अपने आप पढ़ें, फंडामेंटली पढ़ें, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें, कंपनी की कौन कॉल सुने, कंपनी का जाकर जहाँ पे कंपनी है वहाँ विजिट करें, कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के बारे में कितना ऑनेस्ट है ये देखें। ऐसा तो नहीं कि वो कब उधार लेकर घी पी रहा है, पता चले तुमसे कर्जा ले रहा है और उस कर्जे को लेकर जा रहा है बढ़िया अपना दुबई घूम रहा है, हांगकांग घूम रहा है, सिंगापुर घूम रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, और जब कौन कॉल की बारी आ रही चीर देंगे, फाड़ देंगे, उधेड़ देंगे, यो कर देंगे, वो कर देंगे, और कहीं कुछ नहीं, बैलेंस शीट पे कहीं कुछ नहीं, बोरिंग बढ़ती जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, रिड्यूस कर नहीं रहे। भाई जो कंपनी अपने पैसे से, अपने शुद्ध लाभ से अपनी कंपनी का जो डेट है, जो उधार है, उसको रिड्यूस कर रही है ना, तो ये समझ लो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वो प्रमोटर चाहता है कि भाई ये जो पैसा मेरा इंटरेस्ट के फॉर्म में जा रहा है, ये पैसा कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ में आए। और अगर कंपनी उधार ना लेके अपने पैसे से अपनी एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रही है, जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत सी कंपनियां बिना उधार के कुछ नहीं करती, कुछ ना कुछ बोरो जरूर करती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म बोरिंग का है, चाहे वो लॉन्ग टाइम बोरिंग। पर अगर बहुत सी बार ऐसा प्रमोटर करते हैं कि अपने ही प्रॉफिट से, जो उनको साल भर का प्रॉफिट हुआ, उसी से अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं कि भाई अपनी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बहुत अच्छे साइन माने जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हम किसी से लोन लें। हमने इस बार 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो हम इस बार 1 लाख की ज़मीन खरीद लेंगे, हम अगले क्वार्टर में 50,000 कमाएंगे, उन 50,000 से हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीद लेंगे। तो उससे क्या है, हम तो कोई बोरोइंग नहीं है, बोरोइंग नहीं है, मतलब कंपनी का जो प्रमोटर है वो ऑनेस्ट है। अगर कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के होल्डिंग खरीद रहा है, जैसे सोम डिस्लरी में चल रहा है, सोम डिस्लरी 10 गुना हो गई पिछले 4 सालों में, मतलब ये अभी स्प्लिट होकर आपको 150 के आसपास दिख रही है, 1:2 में स्प्लिट हुई है, मतलब ये 15 से 20 रुपये के आसपास आया करती थी 2005 में, 2020 में, और अब 2000 ये पहुंच गई थी तुम्हारा 280 के आसपास, 90-300 के आसपास। तो उसके बाद ये स्प्लिट हुई, स्प्लिट हो गए 150 में आ गई। अभी ये जो तुम्हें इसका प्राइस दिख रहा है ना, स्प्लिट होने के बाद दिख रहा है, अगर इसका रियल वैल्यू का प्राइस है तो भी ये 10 गुना है, मतलब अभी चल रही है 130, मतलब 260 के आसपास का है, और 26 रुपये तो मतलब 10 गुना खड़ी है। क्यों? क्योंकि आप प्रमोटर की देखो ना पैसे, मैं खरीदने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप पीछे से प्रमोटर की होल्डिंग देखो, कंपनी की बैलेंस शीट देखो, बोरोइंग देखो, कंपनी ने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड
इन्वेस्टमेंट की है, उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज किया है, इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं कि नहीं खरीदे, लैंड खरीदी है, परचेस खरीदी है, फिक्स एसेट क्या क्या कर रही है कंपनी का, नेट इंटरेस्ट रेशो क्या है, नेट कवरेज रेशो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशो क्या है, ओपीएम क्या है, कंपनी ओपीएम में ग्रोथ बना पा रही है कि नहीं बना रही है, अपनी कितनी इनकी बियर की सेल है, ये सब चीज़ें देखनी होंगी बैलेंस शीट में। उसके बाद जो मैं अपनी बात करूँ तो मेरी तो खैर मैं तो इनके बच्चे जैसा हूँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो औरों की बात कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हो, मान लो मैं भैंसों के बीच में रह रहा हूँ और तुम मेरे से बोलो कि तूने भैंस का थन देखा है, वो तो मैंने भैंस का थन नहीं, मैंने तो सब कुछ देखा है, मेरी तो बात खत्म करो, मैं तो औरों की बात कर रहा हूँ। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि जेंसोल इंजीनियरिंग का जो फ्रॉड है वो आप समझ गए होंगे लेमन लैंग्वेज में। सीधी सी बात है, जो इन्होंने इरडा और पीएफसी कंपनी से पैसा लिया, उस पैसे की जितनी इनको कारें खरीदनी थी वो कारें नहीं खरीदी, उसके अगेंस्ट में इन्होंने 4700 कारें खरीदे, मात्र 262 करोड़ रुपये, जिन्हें 166 करोड़ रुपये अपने डालने थे वे नहीं डाले, प्लस जो पैसा इनको मिला था वो भी नहीं यूज किया, पूरा का पूरा पैसा अलग यूज किया इन्होंने। कहीं डीएलएफ के प्रोजेक्ट खरीद लिए, कहीं अपने प्रमोटर को दे दिए, अपने माता राम को दे दिए, अपने घरवाली को दे दिए, 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारा बिटकॉइन में डाल दिए, 50 लाख रुपए थर्ड यूनिकॉर्न में डाल दिए, और ऐसे पूरे के पूरे पैसे को इन्होंने ठिकाने से लगा दिया, जबकि वो पैसा लोन का पैसा था। और उस कंडीशन में सेबी की इन पर नज़र पड़ गई, और सेबी की नज़र पड़ गई मतलब सेबी की 7.5 लग गई। अब 7.5 से कहाँ तक रिकवर हो पाते हैं। और भी एक फ्रॉड का भी मामला है भाई। इन्होंने जब इनको डाउनग्रेड कर दिया था ना, इकरा एक रेटिंग होती है, उसने इनको क्या क्या डाउनग्रेड कर दिया था फरवरी मार्च में। तो इन्होंने इकरा को एक इरडा और पीएफसी के फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इकरा को पेश किए कि भाई साहब देखो हमने पूरा पैसा चुका दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनकी जांच की गई तो पाया गया कि वो जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाए थे ना, वे भी फर्जी, मतलब वो खुद से ही बना दिए, खुद से ही सब कुछ कर दिया, वे भी फर्जी थे। ये सेबी के उसमें खुलासा हुआ है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। अभी की स्थिति में जो पुनीत जग्गी हैं और तुम्हारा अनमोल जग्गी है, दोनों को कंपनी शेयर मार्केट से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में अपने कुछ कर नहीं सकते। अब ये मामला चला गया सेबी के पास में। शेयर होल्डर को कितना पैसा निकल पाता है? पैसा तब निकल पाएगा जब उसमें लोअर सर्किट खुलेगा। लोअर सर्किट खुला नहीं है मतलब बिक ही नहीं पा रहे तुम। जैसे तुम बेचने के लिए तो सभी तो बेचने के लिए खड़े हैं, कोई खरीदने वाला होगा तभी तो बिकेगा तुम्हारा शेयर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटली कंपनी बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो साथियों वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।